हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृपाराम साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद। मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स पे आपके लिए 5th यूनिट पे कंप्लीट नोट्स तैयार किया हुआ है। ये इस नोट्स में स्टैंडर्ड मॉडल एक जो बच गई है, तो आइए आज देखेंगे स्टैंडर्ड मॉडल्स पे कि ये है क्या। तो उसके पहले अभी तक हमने जितना भी पढ़ा हुआ है उसको समराइज कर ले, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मॉडल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए अभी तक हमने क्या क्या देखा। तो मैंने पहले लेक्चर पे फंडामेंटल इंटरेक्शन के बारे पे आपको बताया था कि फंडामेंटल इंटरेक्शन क्या होती थी, जिसमें हमने उसकी हिस्टोरियल बैकग्राउंड पे देखा था कि हमारा जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है। हमारे यूनिवर्स में जो एग्जिस्टेंस है मटेरियल्स की, उसके बेस पे हमने कहा था कि यूनिवर्स जो है मैटर और एनर्जी से मिलके बना हुआ है। मैटर और एनर्जी ये और कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलके बना हुआ है, उस पे हम बात कर रहे थे, जो कि बेसिकली एटम्स होती थी। एटम्स के बेसिक कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता था, इस पे हमने बात किया हुआ था। ये बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहलाते हैं। फिर फंडामेंटल इंटरेक्शन देखे, इसी जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे उस पे 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन हमने देखा जो यूनिवर्स को बैलेंस करके रखी हुई है, जिसमें ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो कि जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ये हमने देखा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज थी वो देखे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो कि चार्ज पार्टिकल्स पे लगती है, जिसको कूलम द्वारा ये दिया गया था, तो ये हमने देखा कि कैसे लगती है। फिर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड पे न्यूक्लियर जो पार्टिकल्स होती है वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ये हमने देखा। फिर वीक इंटरेक्शन न्यूक्लियर डीके पे जो इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है वो वीक इंटरेक्शन होती थी, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखा। ये कुछ फंडामेंटल फोर्सेस थे जो पूरे यूनिवर्स को बैलेंस करके चलती है, जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे भी इन्वॉल्व होती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी इनकी, वो प्रॉपर्टीज़ हमने देखा। इनके बीच पे कुछ मीडिएटिंग पार्टिकल्स होते थे, इसका स्ट्रेंज होता था, इसका एक पर्टिकुलर टाइम्स होती थी जहाँ पे ये लगती थी, इसकी कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होता था, ये हम देख रहे थे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये फर्स्ट लेक्चर पे मैंने आपको बताया हुआ था। फिर सेकेंड लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन पे था। मैंने एक कंप्लीट नोट्स इसमें भी तैयार किया हुआ है। फिर हमने डिफरेंट पार्टिकल्स भी देखे इसमें। डिफरेंट पार्टिकल्स में स्पिन के बेसिस पे देखे, मास के बेसिस पे देखे। फिर हमने इनको इनके इंटरेक्शन के बेस पे भी देखा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कुछ बोसोनिक पार्टिकल्स थे और इनमें कुछ आपके फर्मियोनिक पार्टिकल्स भी थे। देखिए कि कौन कौन से फर्मियॉन्स होते हैं और कौन से बोसॉन्स होते हैं, इस पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ था। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता था फर्मियोनिक पार्टिकल्स का, जो कि अलग अलग टाइप्स के होते थे। इलेक्ट्रॉन्स और बेरियॉन्स होते थे। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखा। ये कंप्लीट पार्टिकल्स था बोसॉन फर्मियॉन्स का। डिफरेंट बोसोनिक पार्टिकल्स देखे, डिफरेंट हमने फर्मियोनिक पार्टिकल्स भी देखे। फिर हमने पार्टिकल का ये हिस्टोरियल बैकग्राउंड भी देखा हुआ था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। डिफरेंट जो इरास थी वो 19th सेंचुरी से लेके आपकी 20th सेंचुरी तक बहुत सारे पार्टिकल की डिस्कवरीज हुई। उसमें हम ये देख रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और उसमें बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको पार्टिकल की डिस्कवरी पे ये नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसको हम कॉस्मिक रे और एक्सेलेरेटर के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे। डिफरेंट जो पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन था उसमें हमने फर्मियोनिक, बोसोनिक और सभी पार्टिकल्स के लिए हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वो होते थे। इसके बाद जो मैंने थर्ड लेक्चर तैयार किया हुआ था वो आपके कंजर्वेशन लॉ पे था कि कंजर्वेशन लॉ इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे कैसे
होते हैं और जो फंडामेंटल इंटरेक्शन होते हैं उन फंडामेंटल इंटरेक्शन पे कंजर्वेशन लॉ कैसे फॉलो होते हैं ये हमने देखा था। इनमें दो टाइप से कंजर्वेशन लॉ हमने देखा हुआ था। एक जो होता था वो आपका कहलाता था एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ और दूसरा जो था वो अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ ये था। हमने यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ ये देखा था जहाँ सभी जो फंडामेंटल इंटरेक्शन होता था वहाँ पे ये इन्वॉल्व होती थी। इसमें था मोमेंटम, एनर्जी, ये कंजर्वेशन लॉ एप्लीकेबल होता था। और चार्ज कंजर्वेशन, स्पिन कंजर्वेशन, ये यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ है जो सभी फंडामेंटल इंटरेक्शन पे ये एप्लीकेबल होता था। इसके बाद हमने कुछ अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ भी देखा था जिसमें हमने देखा था आइसो स्पिन कंजर्वेशन। ये अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ सभी इंटरेक्शन में ये कंजर्व नहीं होती, ये एक या दो ही इंटरेक्शन जो होती थी जहाँ पे कंजर्व होती थी। फिर थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन कंजर्वेशन देखा था। सभी पार्टिकल्स की थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन हमने कैलकुलेट किया हुआ था कि ये क्या होते कैसे। फिर स्ट्रेंजनेस देखे थे, यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया था कि स्ट्रेंज पार्टिकल कौन होती है और नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल कौन सी होती थी। तो ये स्ट्रेंजनेस के बेसिस पे हमने यहाँ पे देखा। फिर हाइपरचार्ज देखा था जो कि आपके सिमेट्री थ्योरी पे और क्वार्क मॉडल पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। निशिजमा के अकॉर्डिंग हमने चार फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बेस पे इसकी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की हुई थी, कैसे पार्टिकल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर कुछ इन्वर्जन लॉ था जिसमें से चार्ज कंजुगेट जो था, चार्ज को जो हम साइन से रिप्लेस करते थे। फिर हमने देखा था पैरेटी कंजर्वेशन। पैरेटी कंजर्वेशन स्पेस के रेस्पेक्ट में इन्वर्जन था, स्पेस को हम चेंज करते थे तो उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल्स का कंजर्वेशन लॉ देखा था। फिर कंबाइन ऑपरेशन चार्ज पैरेटी हमने देखा था, कैसे किसी पार्टिकल पे ऑपरेट होता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी हमने इसका कैलकुलेशन किया हुआ था और बताया था कि चार्ज पैरेटी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई होता है। फिर टाइम रिवर्सल, हम टाइम को -t से इन्वर्जन कहते थे और देखते थे टाइम रिवर्सल कंजर्वेशन लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है। ये कुछ पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज थी इसी क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे, दैट मीन कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पे कि कौन कौन सी जो पार्टिकल है उसकी वैल्यू क्या होती है। फिर फंडामेंटल इंटरेक्शन में देख रहे थे कि कौन कौन से इंटरेक्शन पे क्वांटिटी कंजर्व होती है और कौन से पे नहीं होती, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। और कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे इसी के बेसिस पे और सॉल्यूशन हमने किया था। ये कम्प्लीटली थर्ड लेक्चर पे मैंने ये डिलीवर किया था आप लोगों के लिए। फिर फोर्थ लेक्चर सिमेट्री ग्रुप थ्योरी लेके आया हुआ था। सिमेट्री ग्रुप थ्योरी जिसमें हम लोग सिमेट्री प्रॉपर्टीज देखते थे कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके एंटी पार्टिकल्स ये सभी सिमेट्रिक इनवेरिएंट कैसे होती है। तो हमने इसके लिए दो पढ़ा था, सिमेट्री यूनिटरी ग्रुप 2 और सिमेट्री यूनिटरी ग्रुप 3 हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि जो पार्टिकल्स होती है उसका क्लासिफिकेशन SU3 सिमेट्री या 8-fold वे जिसको कहते थे उसी के बेसिस पे पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसमें जितने भी हेड्रोनिक पार्टिकल्स होते थे वो SU3 प्रॉपर्टीज रखते थे। बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होती थी, जो पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहते थे उसी के लिए क्लासिफिकेशन था। इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखा था, जिसमें देखा था कि SU3 जो सिमेट्री रखेंगे उसकी स्पिन और पैरिटी जो होती थी वो सभी के लिए सेम होंगे। ये देखे, ये चार फंडामेंटल जो हेटेरोनिक पार्टिकल्स था उसका क्लासिफिकेशन था, बेरियन ऑक्टेट पे, बेरियन डीकप्लेट, मेसॉन ऑक्टेट और वेक्टर मेसॉन पे। सभी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, सभी का डिफरेंट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता था। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे सभी पार्टिकल्स के लिए। और कौन सा बेरियन ऑक्टेट कहलाता ये हमने देखा था, उसका स्ट्रक्चर भी देखा था जो कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता था। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में सभी जो प्रॉपर्टीज होती थी वो एग्जिस्ट करती थी। 8 प्रॉपर्टीज बेसिकली होता था, इसीलिए 8-fold वे के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका मेसॉन ऑक्टेट के लिए था। मेसॉन ऑक्टेट में ये कैसे कंजर होती थी और इसका हमने सिमेट्रिक स्ट्रक्चर देखा था मेसॉन ऑक्टेट के लिए। ये भी एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता था। तो इस टाइप से हमने क्लासिफिकेशन किया था, सभी पार्टिकल्स के लिए किया था। ये मेसॉन रिजोनेंस मेसॉन के लिए था। ये रिजोनेंस मेसॉन के लिए भी हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें भी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये होती थी। फिर हमने बेरियन डीकप्लेट देखा था। बेरियन डीकप्लेट में भी हमने सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनते थे। ये रेजोनेंस पार्टिकल होता है इसलिए रेजोनेंस बेरियन के नाम से भी जानते हैं इनको। फिर हमने क्वार्क स्ट्रक्चर देखा था जो मेरी
फिफ्थ जो लेक्चर थे उसमें क्वार्क मॉडल देखा था। जितने भी ये हाइड्रोनिक पार्टिकल्स का हमने जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से इंटरेक्ट होती थी, इनका हमने क्वार्क स्ट्रक्चर देखा। क्वार्क स्ट्रक्चर इन्हीं हाइड्रोनिक पार्टिकल का होगा, जिसको हम लोग मेसोनिक क्वार्क और बेरियोनिक क्वार्क मॉडल के नाम से जानते थे, देखे थे। क्वार्क क्या होते थे? क्वार्क बेसिकली हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के फॉर्म में डिफाइन किया था कि ये सब स्ट्रक्चर होती थी, जिसे जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते थे उनमें से हाइड्रोनिक पार्टिकल ऑलमोस्ट ये क्वार्क स्ट्रक्चर रखती थी। ये हमने देखा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से इंटरेक्ट होती थी। डिफरेंट टाइप से हमने क्वार्क देखा था, अप डाउन आपने देखा था, चार्ज जो चार्म्स ड्यूटी टॉप, ये अपने क्वार्क देखा। सभी की प्रॉपर्टीज हमने देखा। सभी फर्मियोनिक पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी का क्वांटम नंबर्स भी हमने देखा। चार्ज उसकी डिफरेंट होती थी, उसकी आइसो स्पिन डिफरेंट होती थी। सबसे इम्पोर्टेंट अप एंड डाउन क्वार्क की स्पिन होती थी, वो आइसो स्पिन भी रखती थी। तो इनका क्लासिफिकेशन हमने किया डिफरेंट जो क्वार्क के स्ट्रक्चर पे। बेसिकली अप डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क से ही क्वार्क स्ट्रक्चर होता था। दैट मीन्स हाइड्रोनिक पार्टिकल का क्वार्क स्ट्रक्चर अप डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क से ही बनती थी। ये चार जो एट फोल्ड वे पे हमने देखा था, उन्हीं का हम क्वार्क स्ट्रक्चर देखें तो ये बेरियन ऑक्टेट जो पार्टिकल्स होता था उसका ये क्वार्क कॉम्बिनेशन था। सभी पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट क्वार्क कंपोजिशन होता था। उसका क्वार्क कंपोजिशन का हम क्वार्क स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस टाइप से हमने बनाया था, जो कि हेक्सागोनल था। सभी के लिए क्वार्क स्ट्रक्चर डिफरेंट हमने बनाया था। फिर बेरियन डिकप्लेट देखें। बेरियन डिकप्लेट बेसिकली रिजोनेंस पार्टिकल होता था। इसका भी हमने सभी के लिए क्वार्क स्ट्रक्चर देखा। फिर मेसॉन ऑक्टेट के लिए ये क्वार्क स्ट्रक्चर देखा हुआ था सभी के लिए। बेसिकली हमने ये देखा मेसॉन जो होती थी एक पार्टिकल्स और एक एंटी पार्टिकल्स ऑफ क्वार्क जो होता था, उन्हीं से ये क्वार्क कंपोजिशन होता था। तो सभी के लिए हमने ये क्वार्क कंपोजिशन किया, जिसमें हम देख रहे थे कि कौन कौन से क्वार्क होंगे जिससे हमारे जो एट फोल्ड के अकॉर्डिंग हाइड्रोनिक पार्टिकल का क्वार्क स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी, ये देखे थे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। वो प्रॉब्लम्स ये था कि पॉलिश जो प्रिंसिपल था वो उसका वायलेशन हो रहा था, तो उसको हमने कलर क्वार्क के थ्रू यहाँ पे देखा। और कलर क्वार्क बेसिकली ये क्वांटम नंबर्स होती है, ना कि ये कोई नेचुरल कलर्स होती थी। फिर क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हमने देखा कि क्वार्क में इंटरेक्शन कैसे होता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्वार्क इंटरेक्शन देखे, उसके प्रॉपर्टीज भी हमने देखा कि क्वार्क को जितना ज़्यादा हम सेपरेट करने की कोशिश करें, उनके बीच में इंटरेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होने लगती थी। फिर कलर क्वार्क की कॉन्सेप्ट भी आया हुआ था। फिर एविडेंस भी देखे, इसका एविडेंस, इसकी डिस्कवरी भी हमने देखा कि क्वार्क कहाँ पे पाया जाता है। तो ये मेरा कम्प्लीटली एक लेक्चर था अब तक का। जो 5 लेक्चर जो थी वो यहाँ पे हम देख रहे थे। अब जो होगी लास्ट जो लेक्चर होगी, जो कि मेरी स्टैंडर्ड मॉडल पे होगी। तो आइए अब देखते हैं अब स्टैंडर्ड मॉडल, जो कि लास्ट लेक्चर ये होगी। तो स्टैंडर्ड मॉडल में बेसिकली ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस है, जो हमने अभी फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े। चूँकि न्यूक्लियनिक सिस्टम पे पार्टिकल्स पे हम 3 फंडामेंटल फोर्सेस देख रहे थे, तो उन्हीं फोर्सेस का यूनिफिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे ये जो फोर्सेस है 3 फंडामेंटल फोर्सेस वो एक सिंगल फोर्स जैसा ट्रीट करता है। तो ये स्टैंडर्ड मॉडल्स पे हम देखेंगे। तो स्टैंडर्ड मॉडल्स में हम जो बात करेंगे, अभी तक जितनी जो डिस्कशन हुई, फंडामेंटल इंटरेक्शन या पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस या कंजर्वेशन लॉ को कैसे फॉलो करती है, या सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कैसे रखती है, या क्वार्क स्ट्रक्चर कैसे रखते हैं पार्टिकल्स, उन सब के बारे पे जो एक्सप्लेनेशन होती है वो स्टैंडर्ड मॉडल के थ्रू दी जाती है। तो स्टैंडर्ड मॉडल्स पे हमारे पास जो अब तक की जो डिस्कवरीज हुई पार्टिकल्स की, उन्हीं सभी पार्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन हमको मिलती है। उनमें से क्या क्या है, उनमें अगर हम देखें 4 जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस के जो कैरियर पार्टिकल्स होते हैं या मीडिएटिंग पार्टिकल्स, वो जैसे ग्रेविटॉन होती है, फोटॉन्स, WZ बोसॉन, ये मीडिएटिंग पार्टिकल्स। ये 4 मीडिएटिंग पार्टिकल्स जो कि आपके फंडामेंटल इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इन्हीं 4 इंटरेक्शन के थ्रू जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते थे, चाहे
वो हमने पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन देखा, उसमें चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स हो या फिर वो हाइड्रोनिक पार्टिकल, दो ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या हाइड्रॉन्स होंगे। हाइड्रॉन्स बेसिकली जो होता है वो बोसॉन होती है और फर्मियंस होती है। तो बोसॉन में वो भी कौन सी होती है, जो जितने भी मेसॉन्स होते हैं वो, जिसमें के मेसॉन्स होती है, आपकी पाई मेसॉन्स होती है, एटम मेसॉन्स जो होते हैं, ये सभी आपके हाइड्रोनिक्स पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो दो ही पार्टिकल्स हमने देखा क्लासिफिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स, हाइड्रोनिक पार्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन और उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो हमको स्टैंडर्ड मॉडल के थ्रू पता चलता है। अभी तक जैसे हम क्लासिफिकेशन देखे, कंजर्वेशन लॉ देखे, इंटरेक्शन देखे, तो उसमें पता चला कि जो पार्टिकल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रॉन्स, उनमें जो इंटरेक्शन होगी और पार्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर्स होंगे, और जो स्ट्रक्चर जिसको हम क्वार्क स्ट्रक्चर कह रहे थे, वो और कुछ जो पार्टिकल्स होंगे उन्हीं से मिलके बनेंगे, जिसको हम लोग क्वार्क कहते थे। तो ये क्वार्क का एक्सप्लेनेशन जो कि 3 डिफरेंट जनरेशन पे जनरेट हुई थी। क्वार्क बेसिकली हाइड्रोनिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होती है क्वार्क से दी जाती है। दैट मीन्स हाइड्रोनिक्स जो पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से इंटरेक्ट करते हैं, उनका जो सब स्ट्रक्चर होगी वो क्वार्क से दी जाएंगी। ये क्वार्क जो होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म्स, स्ट्रेंज, टॉप, ब्यूटी, ये 3 जनरेशन के क्वार्क कहलाते हैं। और इन्हीं क्वार्क से जो होती है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल या हाइड्रोनिक्स पार्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन देंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक जो पार्टिकल होती है वो वीक इंटरेक्शन से इंटरेक्ट होती है और उनका कोई भी क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं होती, तो क्वार्क स्ट्रक्चर जो होंगी वो आपके हाइड्रॉन्स जो होंगे उन्हीं के होंगे। इनमें जो हाइड्रॉन्स होते हैं उनमें से जितने भी आपके बेरियोनिक पार्टिकल्स होते हैं वो अप डाउन और जो स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं उन्हीं से मिलके बनते हैं। और जितने भी मेसोनिक पार्टिकल होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होती है वो एक क्वार्क और उसके एक एंटी जो क्वार्क होंगे उन्हीं से मिलके बनेंगे। दैट मीन्स इसमें 2 क्वार्क होंगे, चाहे वो आप क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क या डाउन क्वार्क के में से कोई एक हो, या इसके एंटी पार्टिकल्स ये हो सकते हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता था हाइड्रोनिक्स पार्टिकल्स का। चूँकि स्टैंडर्ड मॉडल जो होगी, इन्हीं जो इंटरेक्शन होगी उन्हीं का यूनिफिकेशन आगे हम देखेंगे कैसे। और ये जो क्वार्क है, ये क्वार्क हमको लेप्टॉन में जैसे 3 जनरेशन थे वैसे ये 3 जनरेशन पे मिलते हैं। लेप्टॉन के जैसे 3 जनरेशन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो था फर्स्ट जनरेशन पे, उसी जनरेशन में अप एंड डाउन क्वार्क होती थी। सेकेंड जनरेशन जो थी म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो, उसी के उसी के सेकेंड जनरेशन में जो क्वार्क थे वो चार्म्स और स्ट्रेन, वैसे टावान और टावान न्यूट्रिनो थे। तो उसी के जनरेशन पे जो क्वार्क जनरेट हुए थे वो थे आपके ब्यूटी और टॉप। तो ये अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जिसके लिए जो इंटरेक्शन होंगी ये आपके वीक इंटरेक्शन से ये इंटरेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो पार्टिकल्स होते हैं। वैसे यहाँ पे जो पार्टिकल्स है हाइड्रोनिक पार्टिकल्स, ये जो हाइड्रोनिक्स पार्टिकल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से ये से इंटरेक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन और क्वार्क 3 जनरेशन में ही क्यों जनरेट होते हैं, इन सबका आंसर जो होती है वो स्टैंडर्ड मॉडल देती है। वो इसलिए क्योंकि ये बेसिकली जो इंटरेक्शन होता है पार्टिकल्स में, ये एक यूनाइट फोर्स होती है बेसिकली। दैट मीन्स ये सिंगल फोर्सेस होती हैं। ये सिंगल फोर्सेस कैसे, ये आगे हम देखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड मॉडल जिसमें पार्टिकल डिफरेंट जनरेट हुए, वैसी एक हिग्स बोसॉन एक पार्टिकल्स था जो ये फंडामेंटल्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स थी उनमें से एक थी, जो कि हिग्स फील्ड पे हमको ये मिलता था। ये 2012-13 पे इसकी डिस्कवरी हुई थी, जिसका एग्जिस्टेंस आया था, जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो यही जो पार्टिकल्स है यही यूनिवर्स को क्या कहती है, बैलेंस कहती है। दैट मीन्स
कि हम स्टैंडर्ड मॉडल में ये देखेंगे कि अब तक हमारे जो यूनिवर्स का जो कंस्ट्रक्शन है, जिसको हम मान रहे थे कि मैटर से मिलके बनते हैं, तो वो मैटर क्या होती है, उस मैटर के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके बेसिक कंस्टिट्यूट क्या होते हैं, उन सब का आंसर स्टैंडर्ड मॉडल देती है। और हमको पता चला कि मैटर बेसिकली जो होती है वो एटम से मिलके बनते हैं, और एटम जो होती है वो बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स उनके जो होते हैं वो न्यूक्लियोनिक सिस्टम होती है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। और वो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे, वो इन्हीं जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं, क्वार्क जैसे जो पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलके ये बने होते हैं। तो ओवरऑल यूनिवर्स जो होगी ये क्वार्क जैसे जो पार्टिकल्स होंगे उनसे मिलके ये बने होंगे। तो अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये एक सिंगल फोर्स होंगी स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये सिंगल फोर्सेस को काफ़ी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि ये कैसे एक फोर्स जैसा काम करते हैं। तो इसमें आगे देखेंगे कि ये जो फोर्सेस होंगी ये सिंगल फोर्सेस कैसे होंगी। दो फोर्सेस जिसको कंबाइन किया भी गया था, वो फोर्सेस जो थी वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच में जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता था वो गामा फोटॉन्स होती है। जैसे पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन जैसे केसेस में हमने देखा है कि वहाँ पे जो मीडिएटर्स होता है वो वर्चुअल फोटॉन होता है, जहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होते थे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके वो गामा पार्टिकल्स देते थे, ये हमने वहाँ पे देखा था। और वैसे ही गामा जो पार्टिकल्स होती थी वो दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे पार्टिकल्स में ये जनरेट होते थे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट होते थे। वैसे ही कि न्यूक्लियस के इनसाइड पे हम जब देखते थे तो जो प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता था और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता था। ये कंडीशन हम देखे थे। बीटा डीके जैसे कंडीशन था, वहाँ पे हम देखे थे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होती है तो कुछ और पार्टिकल्स वहाँ पे जनरेट होती थी। लेकिन ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होता था जब उनके बीच में जो मीडिएटर होता था वो क्या, जो WZ बोसॉन जैसे जो पार्टिकल्स होते थे वो मीडिएटिंग का काम करते थे। तो ये वर्चुअल फोटॉन या WZ बोसॉन यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स है स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, जो कि मीडिएटिंग पार्टिकल्स का काम करता है। तो इनको यूनिफिकेशन किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स का, जिसको बाद में इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन के नाम से जाना गया। इसकी डिस्कवरी के लिए जो अब्बू सलेम जो पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट थे उनको 1979 पे नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो आइए आगे और देखते हैं कि फोर्सेस का जो यूनिफिकेशन वो कैसे किया गया। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो बेसिकली मैक्सवेल ने दिया था, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन से उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी उनके चेंजेस के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ये जनरेट होती थी। दोनों को जब हम देखते थे तो ये बेसिकली चार्ज के पोजीशन और टाइम डिपेंडेंट, दैट मीन पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन था वो हमको मिलता था। और वीक इंटरेक्शन जो कि हमने देखा जितने भी डीके होती है, न्यूक्लियर डीके, वहाँ पे ये होती है। तो अब्बू सलेम और विंसबर्ग ने इनको यूनिफाइड किया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के नाम से जाने। बाद में जो साइंटिस्ट थे जो कि हाइड्रोनिक पार्टिकल्स पे जो रिस्पॉन्सिबल जो फोर्सेस होती थी, स्ट्रॉन्ग फोर्स, उनको भी यूनिफाइड किया गया, उनको भी कंबाइन किया गया और देखा गया कि ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोवीक फोर्स, ये सभी एक किसी न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे लगने वाली फंडामेंटल फोर्सेस होती थी, तो जो कि किसी न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे लगती थी, ये हमने देखा और उनको कंबाइन किया गया, जिसको ग्रैंड यूनिफाइड
इंटरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को हम लोग ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली जितने फंडामेंटल फोर्सेस थे उन फोर्सेस का यूनिफिकेशन था, और इन्हीं यूनिफिकेशन के थ्रू हम जितने भी पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन को हम बता पाते हैं। लेकिन एक जो फंडामेंटल फोर्स जो छूट जा रही थी वो क्या थी? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स। इस ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स को स्टैंडर्ड मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाया गया था कि कैसे ये पार्टिकल्स के बीच में इन्वॉल्व होते हैं। इन बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि हमको पता है कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ये जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। इनके बीच में जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन, इस ग्रेविटॉन के एग्जिस्टेंस के बारे पे हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं थी, क्योंकि लेबोरेटरी में इसको डिटेक्ट नहीं किया गया था। तब तक हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उस ग्रेविटेशनल फोर्स को इन फंडामेंटल जो फोर्सेस है, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग फोर्स, उनके साथ हम कंबाइन नहीं कर पाए थे, यूनिफाइड नहीं कर पाए थे, क्योंकि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है न्यूक्लियोनिक सिस्टम में ये काफ़ी वीक होती है, क्योंकि ये मैसिव ऑब्जेक्ट पे लगती है। तो न्यूक्लियोनिक सिस्टम में जो मास पार्टिकल्स होता है वो काफ़ी कम मास होती है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन काफ़ी वीक होती है। इसलिए हम वहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन थी उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वॉल्व नहीं कर पाए थे। तो ये स्टैंडर्ड मॉडल अगर देखें तो स्टैंडर्ड मॉडल बेसिकली क्या है, वो हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन था लेप्टॉन की कैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स में फोर्सेस लगते हैं, जिसको हम वीक फोर्स के नाम से जान रहे हैं। वैसी कि जो हाइड्रोनिक पार्टिकल्स है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होती है उनको हम एक्सप्लेन कर पाए। और क्वार्क थ्योरी के थ्रू हमने देखा भी, सिमेट्री थ्योरी के में हमने देखा भी कैसे कि हाइड्रोनिक पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो इनसे आगे हम अगर ग्रेविटी को इन्वॉल्व करना चाहें तो हमारे पास कई ऐसे जो आंसर्स है, क्वेश्चंस है जिसका आंसर हम दे सकते हैं। कैसे कि अभी तक कि हमने पहले लेक्चर से हमने देखा कि यूनिवर्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो मैटर से या एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, कौन कौन सी एनर्जीज होंगी, इस बारे में स्टैंडर्ड मॉडल हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। दैट मीन्स ये कि मैटर की बात करें तो डार्क मैटर क्या है, एंटी मैटर्स क्या होते हैं, इस बारे में कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड मॉडल पे नहीं थी। तो हम जब ग्रेविटी को इन्वॉल्व करेंगे तो मे भी इन सब का आंसर हमको मिल जाए, क्योंकि ग्रेविटी के आने से बहुत सारी जो पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन होगी वो मे बी चेंज होंगी। मे बी कि जो पार्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी। दैट मीन्स कि वो क्वार्क कंपोजिशन ना होके हो सकता है कोई और डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगी। तो हम कैसे ग्रेविटी को इंक्लूड करें, तो आइए देखें। अगर हम ग्रेविटी को इंक्लूड करेंगे तो हमारी जो स्टैंडर्ड मॉडल होगी वो बेसिकली स्टैंडर्ड मॉडल नहीं होगी। वो आपकी मॉडल जो होगी वो दूसरे नाम से जानी जाएगी। वो कहलाएगी आपकी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम ग्रेविटी के इन्वॉल्व कर लेंगे तो चारों फंडामेंटल फोर्सेस की हम यूनिफिकेशन समझ सकते हैं। दैट मीन्स कि यूनिवर्स को चलाने वाला ये चार फंडामेंटल फोर्सेस नहीं होंगी, बल्कि कोई एक सिंगल फोर्स होनी चाहिए। और ये सिंगल फोर्स कैसे होंगी ये हम समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने तीन फोर्सेस को यूनिफाइड किया है, तीन फोर्सेस को सिंगल फोर्सेस के फॉर्म में हमने देखा। तो ये ग्रेविटी अगर इन्वॉल्व होगी, जो कि ये चार फंडामेंटल फोर्सेस ही होती हैं जो यूनिवर्स को होल्ड करती है, तो ये अगर एक सिंगल फोर्स होंगी तो हम समझ जाएंगे कि यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन, यूनिवर्स का जो संचालन कैसे हो रहा है और नेचर कैसे हमसे क्या जो पार्टिकल एक्सपेक्ट करती है, हम वो समझ सकते हैं कि नेचर क्या चाहती है। तो इसलिए हम इसको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहेंगे, क्योंकि ये पूरी जो हमारी प्रिडिक्शन होगी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की
पार्टिकल फिजिक्स की, उन सभी को एक्सप्लेन ये कर पाएंगी, चाहे वो कि हमारा मैटर क्या है, एंटी मैटर्स क्या है, यूनिवर्स कैसे बना, इन सबका जो इंफॉर्मेशन होगी वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से हम दे पाएंगे। तो ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में क्या होती है, बेसिकली ये होगी यूनिफिकेशन ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस होंगी, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल्स होती है, इस पार्टिकल की जो ट्रीटमेंट होगी, दैट में उसका बिहेवियर होगी वो एक स्ट्रिंग जैसा होगी। अगर दैट मीन्स कि अभी तक हम क्या मानते थे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बनी होती है, जो कि 3 डायमेंशनल मोशन करती है, या मैक्सिमम जो होगी वो 4 डायमेंशनल स्पेस पे ये मोशन करती है, या 4 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन जब स्ट्रिंग थ्योरी आएगी तो उस समय जो पार्टिकल्स जो होंगी वो 1 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस करेंगी, और वो आपकी 0 डायमेंशन भी हो सकती है और 10 डायमेंशन भी हो सकती है। दैट मीन्स डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशन के बेसिस पे हम पार्टिकल्स की जो नेचर्स होगी उसको हम समझ पाएंगे। तो ये जो थ्योरी होगी स्ट्रिंग थ्योरी, उसमें जो पार्टिकल्स का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रिंग जैसा वो बिहेवियर होंगी। तो ग्रेविटी के आने से कुछ जो चेंजेस होगी वो क्या हो सकती है, वो ये कि हमारा जो क्वार्क कंपोजिशन है, क्या वो क्वार्क कंपोजिशन जो हाइड्रोनिक्स पार्टिकल का है वो क्वार्क से ही होगा या और कुछ होंगे, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन होंगी। ग्रेविटी के इन्वॉल्व होने से बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं, वो मे बी कि हमारे पास जो सिमेट्री थ्योरी है वो सिमेट्री प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आए। दैट मीन्स कि अभी तक हम क्या समझ रहे थे क्वार्क मॉडल के अकॉर्डिंग कि जितने भी हमारे पास मेसोनिक पार्टिकल है जो कि बोसॉन होती है, और क्वार्क जो होता था वो फर्मियंस, तो मेसॉन का जो स्ट्रक्चर क्वार्क स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, दैट मीन्स कि बोसॉन फर्मियन जैसा ट्रीट करता था, उसके पार्टिकल्स जो होंगे और एंटी पार्टिकल्स भी जो होते हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर रखेंगे। दैट मीन्स कि फर्मियन बोसॉन जैसे और बोसॉन फर्मियन जैसे, चाहे वो पार्टिकल्स हो या उसके एंटी पार्टिकल्स हो। तो ग्रेविटी के आने से बहुत सारी चेंजेस ये हो सकती हैं। अभी तक हमने वैसे ये देखा हुआ है कि 3 जो फंडामेंटल फोर्सेस थी, उन 3 फंडामेंटल फोर्सेस के थ्रू हम जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स थी या पार्टिकल फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन इजी वे पे हम दे पा रहे थे कि कैसे हमारा जो पार्टिकल्स है उनके सब स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, ये हम बता पाए। तो आगे हम ये देखेंगे कि ग्रेविटी जो आई उसके साथ हमारी जो थ्योरीज थी उसमें चेंजेस कैसे होंगी, और जो स्टैंडर्ड मॉडल होंगे उनसे बाहर की जो प्रेडिक्शन थी उनको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन जो स्टैंडर्ड मॉडल नहीं दे पाई उनको हम कैसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में दे पाएंगे। तो यहाँ पे एक टाइम डायग्राम दिखाया गया है कि कैसे हमारा यूनिवर्स पहले और अब के समय में जो पार्टिकल्स का बिहेवियर है उसको कैसे शो कर रही है। वो क्या कि जब हमारी बिग बैंग हुई, बिग बैंग थ्योरी जब स्टार्ट हुई, उस समय यही मानना था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक जो फंडामेंटल जो फोर्स थी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही एग्जिस्ट करती थी। उस समय हमारे पास कोई और फोर्सेस जैसे फंडामेंटल फोर्सेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक इन जैसे फोर्सेस का एक्सप्लेनेशन नहीं था। कहने का मतलब ये कि उस समय कोई एक सिंगल फोर्स ही थी जो यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस को डिफाइन कर रही थी। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता गया और बिग बैंग के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर हमारी डिक्रीज होती गई तो हमको पता चला कि बहुत सारे पार्टिकल
हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे मैटर, एंटीमैटर्स एग्जिस्ट करते हैं जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन रखते हैं, चाहे वो हाइड्रोनिक सिस्टम हो या क्वार्क सिस्टम हो या न्यूक्लियाइज सिस्टम हो। इस टाइप से यूनिवर्स में पार्टिकल का एग्जिस्टेंस होता था, जो कि ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस के थ्रू ही इंटरेक्ट होती थी। तो अभी जैसे अगर हम देखें तो हम पहले से देखें, अगर बिग बैंग से लेके अब तक की केस में, तो पहले ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही थी। बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो पता चला कि उनके साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होती है न्यूक्लियाई सिस्टम में। तो कुछ पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस भी हमको पता चला, जैसे क्वार्क, लेप्टॉन जैसे पार्टिकल्स जो थी वो हमको पता चला। बाद में हमने देखा कि बेसिकली उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे जो एटॉमिक सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका जब डीके होती है तो और कुछ फोर्सेस इन्वॉल्व होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स या और वीक फोर्स के फॉर्म में हम देख रहे थे। तो ये जो सिंगल फोर्स थी उसको हमने 4 फोर्सेस के फॉर्म में देखा कि ये एक्सप्लेन करके देखा, और डिफरेंट न्यूक्लियाई सिस्टम में ये इंटरेक्शन इन्वॉल्व भी हो रही थी। जब हमने यूनाइट किया तो हमको पता चल रहा है अब कि बेसिकली ये 4 जो फोर्सेस हमने जो बताया वो 4 फोर्स बल्कि एक सिंगल फोर्स के फॉर्म में होती है। तो हम उसका यूनिफिकेशन भी देख रहे थे, जो कि अभी तक हमको पता चला कि वो जो फोर्सेस हैं, चाहे वो वीक फोर्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनका हमने अभी यूनाइट किया, कंबाइन किया, तो पता चला कि वो इलेक्ट्रोवीक फोर्स ही होंगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे इन्वॉल्व होंगी। फिर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे हाइड्रोनिक सिस्टम के लिए, इनका भी यूनिफिकेशन किया तो हमको पता चला कि वो बेसिकली यूनिफायर थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोवीक और स्ट्रॉन्ग ये इंटरेक्शन होंगी जो यूनिवर्स कंस्ट्रक्ट करेंगी और उन्हीं के थ्रू यूनिवर्स का संचालन होगा। ये अभी तक पता चला, लेकिन ग्रेविटी को जब हम इन्वॉल्व कर लेंगे तो हमको एग्जैक्ट नेचर जो होगी यूनिवर्स का वो हम बता पाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड मॉडल था कि कैसे हम पार्टिकल्स का बिहेवियर, डिफरेंट पार्टिकल जो हमने क्लासिफाई किया था उन पे डिफरेंट जो इंटरेक्शन थी वो डिफरेंट इंटरेक्शन ना होके कोई एक यूनाइट इंटरेक्शन ही होंगी। तो इससे बाहर अगर हम आके देखें, बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल अगर देखें तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास होती है जिनका हमें आंसर स्टैंडर्ड मॉडल पे नहीं मिल पाती है। वो क्या, वो हमको ये कि हमारा जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स की किससे, हमारा जो मैटर्स है, जैसे यूनिवर्स जो है मैटर से मिलके बना है, या हम जैसे बोल रहे थे कि अभी स्टैंडर्ड मॉडल से बाहर कि ये आपके एंटी मैटर्स, डार्क मैटर जैसे चीज़ों से मिलके बनी हुई है। तो बेसिकली मैटर्स तो एटम से मिलके बना होता है। तो इस एटम का हम जब स्ट्रक्चर देख रहे थे स्टैंडर्ड मॉडल तक, तो हमको पता चला कि एटम जो है न्यूक्लियॉन्स से मिलके बने होते हैं, और यही जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो बेसिकली क्वार्क से मिलके बने होते हैं। तो क्या आगे स्टैंडर्ड मॉडल से आगे इन फ्यूचर हमारे पास जो थ्योरी डेवलप होंगी, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कह रहे हैं, क्या ये जो क्वार्क होंगी ये क्वार्क और किसी दूसरे स्ट्रक्चर्स होंगे इनके, इस बारे पे इंफॉर्मेशन हमको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में मिल पाएंगे। दैट मीन्स ग्रेविटी के आने से मे बी जो क्वार्क कंपोजिशन है वो किसी और पार्टिकल्स का कंपोजिशन हो सकता है। तो ये इससे बाहर का क्वेश्चन है जो अभी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स पे जो काम चल ही रही है। तो अगर ऐसा होगा तो हम उस थ्योरी को नए थ्योरी के नाम से जानेंगे, और वो थ्योरी कहलाएगी सुपर स्टैंडर्ड मॉडल या फिर वेरी स्टैंडर्ड मॉडल के नाम से वो हो सकती है, अगर ये हम प्रिडिक्ट कर दें कि क्वार्क का कंपोजिशन और डिफरेंट पार्टिकल से होंगी। इसके साथ ही कि कुछ और क्वेश्चन एराइज जो होते हैं वो क्या, वो ये कि
Why do we observe matter and almost no antimatters if we believe there is symmetry between the two in the यूनिवर्स? हम मेटर्स की बात तो करते हैं, लेकिन एंटीमेटर जैसे जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जर्वेशन अभी तक नहीं हुई, क्योंकि हमने देखा सिमेट्री थ्योरी में कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और सभी जो होती हैं एक बिहेवियर कहते हैं। दैट मीन्स बोसॉन फर्मियन जैसा, फर्मियन बोसॉन जैसा, इस जैसा ये ट्रीटमेंट वहाँ पे हम देख रहे थे। तो अभी तक एंटीमेटर का एग्जिस्टेंस और उसकी जो प्रिडिक्शन थी, ऑब्जर्वेशन थी, वो नहीं हो पाई है। तो ये कैसे, और हमारे पास जो क्वेश्चन से राइज होते हैं वो ये कि जो डार्क मैटर जैसे जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं और वो कैसे ग्रेविटी को इफ़ेक्ट करते हैं, और साथ में जैसे मैंने बताया कि ग्रेविटी के आने से हमारी जो फोर्सेस होंगी या बैलेंस जो यूनिवर्स की होंगी वो में भी चेंज हो सकती है। कि जैसे अभी तक कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ब्लैक होल्स में जो मासेस वहाँ पे जो होती हैं वो कैसे वहाँ पे एराइज होती हैं, वहाँ ग्रेविटी कैसे इन्वॉल्व होती है, कैसे ग्रेविटी उनको इफ़ेक्ट करती है, इन बारे पे हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो स्टैंडर्ड मॉडल्स पे नहीं मिल पाती। इनके अलावा जो क्वार्क और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स जो पार्टिकल्स है किसी भी मैटर्स के, तो उनका जो क्वार्क जो ऑब्जेक्ट है उनका और कोई कंपोजिशन होगा कि नहीं, ये ग्रेविटी के आने से हमको पता चलेंगे, और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं ये हम वहाँ पे बता पाएंगे। और जो क्वेश्चन हम एराइज जो होती है वो ये कि जो क्वार्क्स होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो 3 जनरेशन पे ही क्यों होती है, और ग्रेविटी के आने से इसमें क्या चेंजेस होंगी, और ग्रेविटी के आने से हमारी जो फंडामेंटल इंटरेक्शन होंगी उन सभी इंटरेक्शन में क्या चेंजेस होगा, हमारी पार्टिकल्स बिहेवियर में क्या चेंजेस होंगी, ये सभी स्टैंडर्ड मॉडल के बाहर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये सॉल्व जो होगी वो होगी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे, या स्ट्रिंग थ्योरी के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये था स्टैंडर्ड मॉडल, और उसमें जो प्रिडिक्शंस और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन जो हमारे माइंड पे आते हैं कि यूनिवर्स का जो हमारा कंस्ट्रक्शन है मैटर से मिलके बने हैं, उनका जो सब पार्टिकल्स हैं क्या क्या होंगे, दैट मीन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क जैसे पार्टिकल्स, और जो फोर्सेस हैं उनका यूनिफिकेशन कि कैसे हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस को यूनिफाइड हम करते हैं, और उनके यूनिफिकेशन से हमारी और जो पार्टिकल्स होंगे उनके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आती है, ये हम अभी तक देख रहे थे। तो ये मेरा इस यूनिट पे लास्ट लेक्चर था। आगे मैं कोशिश करूँगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके नेट, गेट, सेट, बैक में, तो उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊँ, तो ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगी उसमें हम देखेंगे। थैंक यू।